मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने देखा था नेतृत्व का अर्थ, उसकी परिभाषा और नेतृत्व की विशेषताएं, उसकी शैली। और आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांत, दृष्टिकोण, विचारधाराएं, अर्थात नेतृत्व की प्रकृति, नेतृत्व का नेचर। तो नेतृत्व की प्रकृति में जो पहला तत्व है, नेतृत्व की जो विचारधारा में पहली चीज़ है वह है गुणात्मक नेतृत्व। गुणात्मक नेतृत्व के प्रतिपादक हैं आर्डवी टीड, चेस्टर बर्नार्ड और इरविन एच शेल हैं। 20वीं शताब्दी में नेतृत्व के संबंध में जो गुणात्मक सिद्धांत है उसका बहुत अधिक बोलबाला था। यह सिद्धांत या विचारधारा नेतृत्व की प्राचीन विचारधारा से मिलती जुलती है। इस विचारधारा का मत है कि कुछ लोगों में नेतृत्व के गुण जन्मजात होते हैं। यह बाहर से सिखाए, पढ़ाए या प्राप्त नहीं किए जा सकते। यह सिद्धांत मानता है कि घोड़ा घोड़ा ही होता है, गधा कितनी भी मेहनत कर ले वो घोड़ा नहीं हो सकता। अर्थात ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि नेतृत्व के कुछ निश्चित गुण हैं और ये गुण जन्मजात होते हैं, इन्हें बाद में विकसित नहीं किया जा सकता। नेतृत्व का यह सिद्धांत एक नेता में कुछ व्यक्तिगत गुणों पर बल देता है। एक प्रबंधक या प्रशासक को तभी सफलता मिल सकती है जबकि नेता के लिए अपेक्षित गुण उसमें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हों। अब इन गुणों के बारे में कौन कौन से गुण होने चाहिए वो है, पहले आर्वर्ड टीड के अनुसार एक नेता के अंदर निम्न गुण होने चाहिए: शारीरिक और स्नायुविक शक्ति, उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति निष्ठा हो, उत्साह होना चाहिए, वो अपने अधीनस्थों में भी उत्साह की भावना पैदा कर सके, मैत्री भाव, अपने अनुयायियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करे, चारित्रिक सुदृढ़ता, चरित्र अच्छा हो, उच्च चरित्र का हो, तकनीकी कुशलता, तकनीक का ज्ञान हो, एक्सपर्ट होना चाहिए, निर्णय क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता हो, समय व परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सके, और कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला हो, शिक्षा, चातुर्य और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। धिसेली के नेतृत्व के 6 गुण बताए हैं। उन्होंने कहा है सुपरविजन की क्षमता होनी चाहिए नेता में, उपलब्धियों की प्रेरणा, आत्म साक्षात्कार, तीव्र बुद्धि, आत्मविश्वास। चेस्टर बर्नार्ड और एच शेल ने नेतृत्व के 30 गुण बताए हैं। कीथ डेविस ने एक नेता के लिए साहस, इच्छा शक्ति, मस्तिष्क की लोचशीलता, ज्ञान, चारित्रिक बल जैसे आदि गुण बताए हैं। नेतृत्व की यह प्रकृति आज भी अपना महत्व रखती है क्योंकि नेतृत्व बिना गुणों के होना संभव नहीं है। उन्हें यह पूर्णतः स्पष्ट करती है। यह सिद्धांत बहुत सरल और स्पष्ट है। यह सिद्धांत नेता के व्यक्तिगत गुणों पर बल देता है। अब है नेतृत्व की दूसरी विचारधारा, परिस्थिति मूलक सिद्धांत, इसे इंग्लिश में द सिचुएशनल थ्योरी। यह स्टोकडिल के द्वारा दी गई है। ये सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व के परिस्थिति मूलक होती है, अर्थात नेता जन्मजात भी होते हैं और परिस्थितियों, समय के अनुसार निर्माण भी होता है। ये कहते हैं भी नेता के अगर गुण हैं लेकिन अगर किसी व्यक्ति को नेतृत्व के विकास का मौका ही ना मिले तो वह नेता नहीं बन सकता। गुणों के साथ साथ उससे उपयुक्त मौका, अवसर, परिस्थितियाँ मिलना बहुत ज़रूरी है। परिस्थितियों में नेता के द्वारा अपने गुणों का किस तरह से प्रयोग किया जाता है, इसी पर उसकी सफलता निर्भर करती है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे व्यक्ति एक जैसे होते हैं लेकिन वो परिस्थितियों के अंदर उसका सामना कैसे करते हैं, वो भिन्न भिन्न तरीके से उनकी कंडीशन हैंडल करते हैं। ऐसी भिन्नता परिस्थितियों की देन होती है जिसमें वह संगठन कार्य करता है।
अतः यह आवश्यक है कि परिस्थितियों के अनुसार ही नेतृत्व के गुणों का प्रयोग होना चाहिए। इसके बारे में मिलेट ने कहा है कि नेतृत्व प्राय परिस्थितियों के अनुसार बनता बिगड़ता है। कीथ डेविस ने कहा है नेतृत्व परिस्थिति मूलक है, और इसके प्रतिपादक स्टागडिल के अनुसार नेता में जिन गुणों, विशेषताओं, योग्यताओं का होना आवश्यक है उसका निर्धारण करना काफ़ी हद तक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो यह नेता के गुणों के साथ साथ उसकी परिस्थितियों पर भी बल देती है। अब है अनुयायीवादी सिद्धांत, द फॉलोवर थ्योरी। अनुयायीवादी सिद्धांत का प्रतिपादन F.H. सेंसफोर्ड को माना जाता है। नेतृत्व के गुणात्मक सिद्धांत और परिस्थिति मूलक सिद्धांत के जो दोष थे उन्हें दूर करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। यह सिद्धांत मानता है कि नेतृत्व का निर्धारण अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। जो अनुयायी होते हैं उनकी अपनी कुछ आवश्यकताएं और इच्छाएं होती हैं, जैसे जीवन निर्वाहन, आत्मसम्मान, सुरक्षा, सामाजिक आत्मविश्वास आदि। जो भी नेता या व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सबसे ज़्यादा सहयोग देता है, अनुयायी उसे ही अपना नेता मान लेते हैं। किसी व्यक्ति के नेतृत्व क्षमता को मालूम करने के लिए इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि कितने अनुयायी उसे नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार अनुयायियों के द्वारा जो स्वीकृति के आधार पर सिद्धांत का वर्णन किया जाता है वो अनुयायीवादी सिद्धांत है। दूसरी विचारधारा या दृष्टिकोण है महान व्यक्ति सिद्धांत। महान व्यक्ति सिद्धांत है यह नेतृत्व में यह मानकर चलता है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। यह इस बात पर बल देता है नेता नेता है, अर्थात वह महान व्यक्ति है जो हर तरह से योग्य है। इन नेताओं में वंशानुगत रूप में नेतृत्व के गुण होते हैं। ऐसे महान जन्मजात नेताओं के उदाहरण भी हैं, जैसे महात्मा गांधी, माओ, सिकंदर, इब्राहिम लिंकन इत्यादि। इस विचार का समर्थन अधिशासी विकास की नीति में कोई विश्वास नहीं रखते। नेतृत्व की सफलता के मूल्यांकन के लिए वे नेता के व्यवहार और उसकी कार्यविधियों के अध्ययन एवं विश्लेषण में कोई रुचि नहीं रखते। नेक्स्ट दृष्टिकोण है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण नेतृत्व में व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन पर बल देते हैं। नेता के व्यक्तिगत गुणों, उसकी विशेषताओं के स्थान पर उसका व्यवहार है वो अधिक महत्वपूर्ण है। व्यवहार का अर्थ क्या है? नेता के द्वारा किए जाने वाले काम। नेतृत्व विश्लेषण के इस दृष्टिकोण में अधिकारियों के द्वारा नियोजन, अभिप्रेरणा, संचार में लगाया जाने वाला समय, विधि का अध्ययन सम्मिलित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार नेतृत्व की सफलता नेताओं के व्यवहार पर निर्भर करती है। किसी नेता की सफलता का मूल्यांकन उसके व्यवहार का विश्लेषण से किया जा सकता है। मिचिगन अध्ययनकर्ताओं के अनुसार 2 प्रकार की शैलियां हैं व्यवहारवादी अध्ययन की, कर्मचारी केंद्रित नेतृत्व और दूसरा उत्पादन केंद्रित नेतृत्व। अब है नेक्स्ट है आकस्मिकता अथवा प्रासंगिकता सिद्धांत। आकस्मिकता अथवा प्रासंगिकता सिद्धांत है फील्डर के द्वारा प्रतिपादित किया है। फील्डर के अनुसार नेतृत्व की सफलता की कार्यप्रणाली और परिस्थितियों की आवश्यकता के बीच सही तालमेल पर निर्भर करती है। मतलब नेता का काम करने का तरीका क्या है और उसकी परिस्थितियाँ कहती हैं, दोनों के तालमेल से नेता की योग्यता निश्चित होती है। कौन सी चाल, कौन सा निर्णय है, किस समय पर लेना है जिससे से अधिक लाभ हो और किस समय पर क्या कार्रवाई करनी है
फिल्डर के द्वारा प्रतिपादित नेतृत्व का यह प्रतिरूप यह दर्शाता है कि व्यक्तित्व और प्रस्तुत परिस्थितियां उन दोनों के तालमेल पर नेतृत्व की प्रभावशीलता निर्भर करते हैं। इस विचारधारा के अनुसार प्रभावी समूह निष्पादन के लिए नेतृत्व व्यवहार परिस्थितियों की अनुकूलता प्रतिकूलता पर निर्भर है। मतलब जो आप योग्य तो है नेता, पर उसकी जो परिस्थितियां हैं वो उसके अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें उन्होंने 3 प्रकार की परिस्थितियां बताई हैं। पहली, नेता अपने समूह के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत संबंध, अपने अनुयायियों के साथ उसके संबंध कैसे हैं। नेता की औपचारिक सत्ता। और तीसरी है कार्य संरचना की मात्रा। पहले में है नेता के समूह के सदस्य हैं वो उसका समर्थन करते हैं या विरोध। दूसरा, उसके द्वारा जो सत्ता का प्रयोग किया है वो अपनी बात मनवा सकता है, मतलब किस तरीके से, सहमति से या अधिकारपूर्ण। और जिस सीमा तक कार्य संरचित है या स्पष्ट रूप से परिभाषित है ताकि उसे नियंत्रित और मूल्यांकित किया जा सके। नेक्स्ट है पथ लक्ष्य विचारधारा। पथ लक्ष्य विचारधारा का सर्वप्रथम प्रयोग हाउस के द्वारा किया गया था। उसके बाद इस विचारधारा में हाउस और मिचेल्स दोनों ने मिलकर कार्य किए। ये विचारधारा ओहियो स्टेट नेतृत्व अध्ययन अभिप्रेरणा के सिद्धांत से प्रेरित है। पथ लक्ष्य सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि नेता अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किस हद तक करता है। इसीलिए इसकी मान्यता है कि अनुयायियों द्वारा नेता को स्वीकार किया जाता है, उसके लक्ष्य योजनाओं नीतियों का उस सीमा तक पालन किया जाता है जिस सीमा तक उन्हें लगता है कि उनका नेता है वह अनुयायियों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इसकी दूसरी मान्यता है नेता अपने अनुयायियों से सफलतापूर्वक कार्य लेने और संगठन के अनुसार कार्य करवाने, लक्ष्यों की पूर्ति करवाने में उस सीमा तक सफल होता है जिस सीमा तक वह कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, उन्हें प्रभावी निष्पादन के लिए तैयार करता है, मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है। तो पथ प्रदर्शक लक्ष्य है वो अनुयायियों से संबंधित है। तीसरा आगे नेक्स्ट है जीवन चक्र दृष्टिकोण। जीवन चक्र दृष्टिकोण का प्रतिपादन A.K. कोरमैन, पॉल हर्स्ट और कनेथ ब्लैंकार्ड ने किया है। ये दृष्टिकोण ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्ययन का परिणाम है। यह जीवन चक्र दृष्टिकोण में नेताओं की विशेषता, परिस्थितियों के साथ साथ अनुयायियों की महत्ता पर बल देता है। ये 3 विचारधाराओं को एक साथ कर रहा है, नेता के गुण, उसकी परिस्थितियाँ और अनुयायियों का महत्व। इसकी मान्यता के अनुसार नेतृत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक अनुयायी होते हैं, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्तिगत रूप से वे ही नेता को स्वीकार और अस्वीकार करते हैं। सामूहिक रूप से भी हम देखें तो नेता की व्यक्तिगत शक्ति का निर्धारण का स्रोत भी अनुयायी ही हैं। भाई किसी नेता के पीछे कितने व्यक्ति हैं जो उसके पीछे अनुकरण करेंगे, उसी से उस नेता की शक्ति का निर्धारण होता है। इस नेतृत्व प्रतिरूप की यह मौलिक मान्यता है कि सर्वाधिक प्रभावशाली नेतृत्व शैली की उपयुक्तता अनुयायियों की तत्परता स्तर पर निर्भर है। ब्लैंकार्ड और हर्ष ने कई परिस्थित्यात्मक कारणों की भी चर्चा की है जो नेतृत्व को प्रभावित करते हैं। उसमें पहला है नेता, अनुयायी, शीर्ष अधिकारी, मुख्य सहकारी, संगठन, काम का नेचर और नेतृत्व का समय, निर्णय का समय। लेकिन उसका यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी नेतृत्व स्थिति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक हैं वो नेता और अनुयायी ही हैं। नेता और अनुयायी का संबंध ही नेतृत्व में सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि अनुयायी नेता का अनुसरण ना करें तो नेतृत्व है वो फेल हो जाएगा। जो अनुयायी हैं अगर वो नेता का कहना ही ना माने
तो नेतृत्व अपने आप में 0 है। शीर्ष अधिकारी मुख्य अधिकारियों के क्या विचार हैं, कार्यों की प्रकृति कैसी है, अनुयायी के बिना नेतृत्व नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।